आज के क्लास में हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म के दीर्घकालीन संतुलन को समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न पर परिचर्चा शुरू करने के पहले हम आप लोगों से दो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे पिछले क्लास पर आधारित है। इसका जवाब आप लोग कमेंट्स करके हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि अल्पकाल में फर्म उत्पादन बंद कब करता है। इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको ये चार ऑप्शन में एक सही ऑप्शन चुनना है। दूसरा प्रश्न है कि हानि होने पर भी इस स्थिति में उत्पादन बंद नहीं करता है, फर्म उत्पादन बंद नहीं करता है। इसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर हमें कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए, आज हम लोग अपने परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। आज का प्रश्न है कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म का दीर्घकालीन संतुलन समझाएं। हम लोग पिछले परिचर्चा में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म के अल्पकालीन संतुलन को समझे थे। हम लोग ये भी समझे थे कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में काम करने वाले फर्म को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और असामान्य हानि में से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि अल्पकाल में यदि किसी इंडस्ट्री में असामान्य लाभ हो रहा हो तो लाभ से प्रेरित होकर कोई नई फर्म इंडस्ट्री में प्रवेश नहीं कर सकता है, और यदि अल्पकाल में हानि भी हो रहा हो तो कोई भी पुरानी फर्म इंडस्ट्री को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन दीर्घकाल में एक विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की कि यदि किसी इंडस्ट्री में असामान्य लाभ होता है तो लाभ से प्रेरित होकर बहुत सारी फर्में इंडस्ट्री में प्रवेश कर जाते हैं, और अगर हानि होता है तो हानि होने की स्थिति में पुरानी फर्म भी इंडस्ट्री को छोड़कर बाहर निकल जाता है। मतलब दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में काम करने वाले फर्म को सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होता है। इसका लॉजिक को समझिए कि यदि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में किसी इंडस्ट्री में असामान्य लाभ हो रहा हो तो उस स्थिति में उस लाभ से प्रेरित होकर बहुत सारे उत्पादक, बहुत सारे फर्म उस इंडस्ट्री में प्रवेश कर जाते हैं। इससे होगा क्या कि जब बहुत सारे फर्म उस इंडस्ट्री में आ जाएंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा, वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगा, और हम लोग जानते हैं मांग के तुलना में यदि पूर्ति बढ़ जाता है तो संतुलन कीमत घट जाता है। इसके विपरीत यदि दीर्घकाल में किसी इंडस्ट्री में असामान्य हानि होने लगेगा तो हानि के कारण बहुत सारी पुरानी फर्में इंडस्ट्री को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि पूर्ति घटेगा, उत्पादन घटेगा, और मांग के तुलना में यदि पूर्ति घट जाता है तो वैसी स्थिति में कीमत बढ़ जाता है। मतलब बहुत सारे फर्मों के बाहर निकल जाने के कारण जो पहले से जो फर्म वहां कार्यरत होंगे उनको हानि के जगह में सामान्य लाभ मिलने लगेगा। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म को दीर्घकाल में प्राप्त होता है, तो दीर्घकाल में क्या प्राप्त होता है? सिर्फ सामान्य लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अल्पकाल में क्या प्राप्त होता है? तो अल्पकाल में उसको सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और असामान्य हानि में से
कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बन सकता था उसको हम लोग समझने का प्रयास किए। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में दीर्घकालीन संतुलन की पहली शर्त है एम आर इक्वल टू एम सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए आर। यहाँ एकदम ध्यान से समझना है इस बात को। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म के संतुलन की पहली शर्त हम लोग जानते थे, एक एम आर इक्वल टू एम सी। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की दीर्घकालीन शर्त है ए आर इक्वल टू ए सी। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म के दीर्घकालीन संतुलन की पहली शर्त हो जाएगा एम आर इक्वल टू एम सी इक्वल टू ए आर इक्वल टू ए सी। ये कंडीशन देख लिए। और दूसरा कंडीशन हम लोग तो जानते ही हैं, क्या कि एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे। हम लोग नीचे से काटे, इस पर पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। इससे बार बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता रहता है कि एमसी एम आर को नीचे से काटने का क्या मतलब है। तो एमसी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे, इसका मतलब होता है एमसी वक्र का स्लोप एम आर वक्र के स्लोप से अधिक होता है। एमसी का स्लोप एम आर के स्लोप से अधिक होगा। चलिए हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म के दीर्घकालीन संतुलन को एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक सिंपल डायग्राम है, उस डायग्राम को आप लोग देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में ए आर और एम आर दोनों बराबर होते हैं। ए आर इक्वल टू एम आर। हम लोग ये भी जानते हैं कि ए आर कर्व ही मांग वक्र होता है, क्योंकि सामान्य लाभ होता है। सामान्य लाभ को हम लोग दिखला लेते हैं। ये एल ए सी है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। हम लोग दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र बनाएं, एल एम सी। इस डायग्राम में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि संतुलन हो रहा है, संतुलन बिंदु है ये। एक्स एक्सिस में आउटपुट है, वाई एक्सिस में कॉस्ट एंड रेवेन्यू दर्शाए हैं। इस डायग्राम से ये पता चल रहा है कि जो संतुलन बिंदु है उस संतुलन बिंदु में एम आर इक्वल टू एम सी भी है। संतुलन बिंदु में आप देख सकते हैं कि यहाँ ए आर इक्वल टू ए सी है। आप डायग्राम के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि इस संतुलन बिंदु पर एम आर इक्वल टू एम सी भी है, इक्वल टू ए सी है, इक्वल टू ए आर है। तो हम लोग दीर्घकालीन संतुलन के इस कंडीशन को डायग्राम के माध्यम से दिखलाए हैं कि संतुलन बिंदु पर दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में एम आर इक्वल टू एम सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए आर है। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो संतुलन का बिंदु है वहाँ एल ए सी अपने निम्नतम स्तर पर है। तो हम लोग दीर्घकालीन संतुलन के बारे में समझ लिए कि दीर्घकाल में फर्म को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, तो सामान्य लाभ मिलता है। असामान्य लाभ और असामान्य हानि प्राप्त नहीं होता है। चलिए आप अपने पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाइए। हम अगले प्रश्न को लेकर फिर उपस्थित होंगे। आप जो यहाँ दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि आप पिछले वीडियो को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, आप वीडियो को कितनी गंभीरता से देख रहे हैं, ये हमको पता चल पाएगा। धन्यवाद।